स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि आतंकियों ने कैसे पहलगाम की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने जन्नत कश्मीर के दिल को खून से सराबोर कर दिया। और यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो पुरानी चाल है जो बार बार भारत के सब्र का इम्तिहान लेती है। लेकिन अब की बार भारत इसे सहन करने के बिल्कुल मूड में नहीं। हमारी सरकार इसे निपटने के लिए हर पॉसिबल कदम उठाने के लिए रेडी है। और यही वजह है कि कुछ लोग दोनों देशों के बीच एक और जंग होने का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहरा होता जा रहा है। अब जरा सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर ये तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया और भारत पाकिस्तान के बीच 2025 में जंग छिड़ गई तो मंजर कैसा होगा। मतलब दोनों परमाणु शक्तियों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने होंगी, आसमान में लड़ाकू विमान गरजेंगे और समंदर में घमासान होगा। हालांकि अभी इसके केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों के बीच ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर दोनों देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं युद्ध होने की स्थिति में कौन तैयार है और कौन नहीं। आइए इस सिनेरियो को विजुअलाइज करते हैं, लेकिन फैक्ट्स और नंबर्स के साथ, ताकि समझ आए कि कौन किस पर भारी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले दोनों की मिलिट्री ताकत की तुलनात्मक आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले आर्मी यानी कि थल सेना। देखिए, भारत के पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख। इट मींस संख्या में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। तकरीबन 8 लाख ज्यादा एक्टिव पर्सोनल्स। अगर रिजर्विस्ट और पैरामिलिट्री को हम जोड़ लें तो भारत के पास 35 लाख प्लस की स्ट्रेंथ हो जाती है, जबकि पाकिस्तान के पास यही पैरामिलिट्री का नंबर लगभग 5 लाख के आसपास है। यानी मैन पावर के मामले में भारत पाकिस्तान को किसी भी दिन कंप्लीटली आउट नंबर कर देगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स। तो जमीनी लड़ाई में देखिए, टैंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। भारत के पास लगभग 4200 से 4600 टैंक्स हैं, जिसमें हमारे पास रशियन ओरिजिन T-90 भीष्म, T-72 और अपने खुद के अर्जुन टैंक्स हैं। पाकिस्तान के आर्सेनल में तकरीब 2600 से 3400 के आसपास टैंक्स हैं, जिनमें चाइनीज VT-4, अल खलीद और T-80 UD है। मतलब गिनती में भारत का टैंक बल ज्यादा ताकतवर है। आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर्स और IFVs की बात करें तो भारत के पास 1.5 लाख से ज्यादा अधिक आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना है। हाँ, एक एरिया है जहां पाकिस्तान थोड़ा सा आगे है, वो है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी कि खुद चलित तोपें। पाकिस्तान के पास 750 तक SP गन्स बताए जाते हैं, जबकि भारत के पास ये करीब 140 है। हालांकि अगर हम टोड आर्टिलरी जैसे कि 155 mm वाली बफोर्स की बात करें तो दोनों के पास सिमिलर या भारत के पास ज्यादा है। पिछली लड़ाइयां दिखाती हैं कि भारत की आर्टिलरी ने, जैसे कि कारगिल 1999 में बफोर्स का यूज करा गया, उसने कैसे गेम चेंज किया था। तो ओवरऑल दोस्तों, जमीन पर भारत की संख्या और क्वालिटी दोनों बेहतर नजर आती है। बस मोबाइल आर्टिलरी में पाकिस्तान थोड़ा एज लेने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है एयरफोर्स यानी वायुसेना और फाइटर जेट्स। देखिए, हवाई ताकत में भारत की इंडियन एयरफोर्स के पास 2200 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 513 सिर्फ फाइटर जेट्स शामिल हैं। इसमें नए रफेल फ्रांस के फाइटर्स भी हैं, जो 2020 में भारत को मिले थे। उसके बाद सुखोई 30 MKI जो रशियन ओरिजिन है और इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। इसके बाद मिराज 2000 और MiG-29 और अपने खुद के तेजस जेट्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर सिर्फ 1400 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें फाइटर्स लगभग 328 के आसपास हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के मेन फाइटर्स हैं F-16 जो अमेरिका का है और JF-17 थंडर जो चाइना पाकिस्तान को डेवलप्ड फाइटर जेट है। और कुछ इनके पास मिराज 3 और 5 पुराने जेट्स भी बताए जाते हैं। यानी संख्या में भी भारत आगे है, और क्वालिटी में देखें तो रफेल जैसा 4.5th जनरेशन जेट भारत के पास है, जिसके पास 300 किलोमीटर की रेंज है। और SCALP मिसाइल भी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर स्टे करते हुए टारगेट को उड़ा सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मॉडर्न जेट नहीं है। वो चाइना से J-10C लेने की कोशिश में है, पर वो भी लिमिटेड ही। अब अगर दोस्तों इसके बाद हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 900 के करीब हेलीकॉप्टर्स हैं, और इनमें अटैक हेलीकॉप्टर्स जैसे कि हमारे पास अपाचे है, रुद्र है, जबकि पाकिस्तान के पास 370 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके बाद भारत के पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स के 6 टैंकर्स भी हैं, जो लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस में हमारी मदद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 रिफ्यूलर्स हैं। एक और नया फैक्टर है ड्रोन्स का यानी UAVs का। देखिए, भारत ने अब US से MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स मंगवाने की डील की है, और इजरायली हेरॉन ड्रोन्स का भी यूज करता है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान भी टर्किश बेरख्तर TB2 और चाइनीज विंग लूंग UAVs लाने की कोशिश कर रहा है।
और उनके पास इंडिजिनियस बुराक आर्म्ड ड्रोन भी है। तो दोनों तरफ के ड्रोन सर्वेलेंस और स्ट्राइक्स के लिए तैनात होंगे, लेकिन फिलहाल इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे नजर आता है क्योंकि इसके पास प्रेडेटर जैसे ड्रोन्स हैं। तो कुल मिलाकर एयर सिक्योरिटी में भी भारत का पलड़ा भारी होगा। पर ध्यान रहे, पाकिस्तान के पास भी एक डिसेंट फाइटर फ्लीट है और उसका एयर डिफेंस भी मजबूत है क्योंकि उसने अभी अभी चाइना से LY-80 सैम्स लिए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारी इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन करके दिखाया था कि वो पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक कर सकता है। अब तो राफेल और S-400 सिस्टम्स आने के बाद भारत और भी रेडी है। तीसरा नंबर आता है दोस्तों नेवी और समुद्री शक्ति का। देखिए, समुद्र के मोर्चे पर भारत की इंडियन नेवी पाकिस्तान के मुकाबले काफी बड़ी और एडवांस्ड है। भारत के पास 293 वॉरशिप्स की फ्लीट है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हैं। हमारा INS विक्रम आदित्य, जिसके ऊपर रशियन ओरिजिन के MiG-29 के फाइटर तैनात हैं, और हमारे पास हमारा हेलीकॉप्टर यानी कि रोमियो उसके ऊपर रेडी है, और दूसरा हमारे पास स्वदेशी INS विक्रांत है। इनके अलावा दोस्तों भारत के पास 10+ डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिनमें कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास शामिल है। भारत के पास 13 फ्रिगेट्स हैं और 20+ कॉर्वेट्स हैं और बहुत से पेट्रोल वेसल्स हैं। सबसे खास बात, भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, जिनमें से एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि INS अरिहंत, और बाकी हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जैसे कि स्कॉर्पियन क्लास और किलो क्लास है। पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है, कुल मिलाकर 100 से 115 वेसल्स हैं इनके पास, जिनमें छोटी पेट्रोल बोट्स तक शामिल हैं। उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो बड़े सरफेस कॉम्बेटेंट के नाम पर सिर्फ 8 फ्रिगेट्स हैं उनके पास। अगर हम सबमरीन्स की बात भी करें तो दोस्तों सबमरीन्स के नाम के ऊपर पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 ही सबमरीन्स हैं, जिनमें से 5 डीजल इलेक्ट्रिक के ऊपर ऑपरेट करती हैं और 3 मिडगेट सबs हैं, जो कि डिफेंसिव पेट्रोल के लिए ही हैं, ये ऑफेंसिव के लिए नहीं है। और यहां दोस्तों अगर हम भारत के साथ कंपेयर करें तो यहां भी भारत की सब संख्या डबल है और क्वालिटी में भी न्यूक्स की वजह से एकदम नेक्स्ट लेवल। इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी माना जाता है, जो दुनिया के किसी भी समंदर में जाकर ऑपरेशन कर सकती है, जबकि पाकिस्तान की नेवी ग्रीन वाटर तक ही सीमित है, यानी अपने रीजन तक। एक और चीज है, भारत ने अब अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन्स नेवी के लिए भी लीज पर ले लिए हैं, जो इंडियन ओशन में नजर रख रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे नेवल ड्रोन्स नहीं है। तो दोस्तों समुद्री मोर्चे पर भी भारत का जोर है, साथ ही ज्योग्राफी भी उसके पक्ष में है। पाकिस्तान का सिर्फ मकरान कोस्ट अरेबियन सी की लाइफलाइन है, जबकि भारत उस पूरे एरिया को अंडमान से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक कवर कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला एंगल है स्मॉल आर्म्स और मिसाइल सिस्टम्स का। एक फौजी की बेसिक बंदूक से लेकर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तक हम दोनों के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को देखेंगे। देखिए, इन्फेंट्री लेवल के ऊपर देखें तो भारत के सैनिक अब नए SIG 716 7.62 mm राइफल से लैस हैं, जिनको इंसास की जगह रिप्लेस किया गया, और कुछ यूनिट्स हमारे AK-203 राइफल्स भी इंडक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान की इन्फेंट्री भी काफी हद तक जर्मन मेड G3 जो कि 7.62 mm बैटल राइफल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी के साथ वो चाइनीज टाइप 56 जो कि AK-47 का ही एक वेरिएंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों तरफ अगर मशीन गन्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास PKM और MG3 है, वहीं भारत के पास नेगेव NG7 और PKS है, और स्नाइपर राइफल्स भी मॉडर्न हो चुकी हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों असली फर्क पड़ता है मिसाइल और रॉकेट सिस्टम से। देखिए, भारत के पास ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, जो लैंड के ऊपर से, सी के ऊपर से, हवा से, तीनों से लॉन्च करे जा सकते हैं, और ये 290 किलोमीटर की रेंज तक पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक की मार रखता है, और दूसरा इनके पास राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी है जो मिराज जेट से फायर होता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो भारत के पास पृथ्वी शॉर्ट रेंज में है अग्नि सीरीज 125 जो कि 700 से 5000 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। इसके बाद अग्नि 5 तो चाइना तक टारगेट करने की कैपेसिटी रखता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने भी हत्फ यानी कि शाहीन, गजनवी और घौरी सीरीज बनाई है, जिनमें शाहीन 2 1500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, और शाहीन 3 जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, इस बात के ऊपर ध्यान रखिएगा, उसकी कैपेबिलिटी ये 2750 किलोमीटर तक बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम एंटी टैंक मिसाइल्स की बात करें तो भारत के पास भारत स्पाइक है और वो इजरायली ओरिजिन का है, और वहां दूसरे नंबर पे हमारे पास नाग ATGM है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास बख्तर शिकन है। इसके बाद एयर डिफेंस में भारत के पास S-400 रशिया का एडवांस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट मिसाइल और शूट भी कर सकता है। अब यही अगर दोस्तों हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के पास भी AD नेटवर्क चाइनीज HQ-9, LY-80 और ओल्ड पिचौरा सैम्स का है। अच्छा है, लेकिन S-400 जैसा नहीं है।
इस तरह टेक्नोलॉजिकल एज कुछ हद तक भारत के पास आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम न्यूक्लियर आर्सेनल जिसकी पाकिस्तान बार बार धमकी देता है इसको कंपेयर करें तो दोस्तों यहां पे ये दोनों देशों का अनुमान के आधार पर ही कंपेयर हो पाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट डेटा सीक्रेट है। लेकिन इसके लिए हमारे पास स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट है। भारत के पास तकरीबन 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जबकि पाकिस्तान के पास 170, यानी संख्या लगभग बराबर है। हालांकि इंडिया थोड़ा आगे है, मगर सिर्फ गिनती ही असली कहानी नहीं होती। किसके पास किस तरह के बॉम्ब्स हैं और कैसे लॉन्च होंगे ये अहम बात है। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज का, यानी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इसे लेकर ज्यादा एम्बिगुअस है। उन्हें फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस अपनाया है, जिसका मतलब है छोटे टेक्टिकल न्यूक से लेकर बड़े स्ट्रेटेजिक न्यूक्स तक सब कैटेगरी के बॉम्ब्स रखना, ताकि इंडिया की हर लेवल की मिलिट्री थ्रेट को रोका जा सके। अब पाकिस्तान ने तो नस्र HATF-9 नाम की 60 से 70 किलोमीटर रेंज वाली टेक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स भी बना ली है। अब छोटी रेंज का ये मिसाइल सिर्फ बैटलफील्ड में यूज करने के लिए डिजाइन है, जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान की धरती में घुस जाएगी। अब सीधे शब्दों में बोले तो पाकिस्तान खुलकर कहता है कि अगर हम कन्वेंशनल वॉर में हारने लगेंगे, जो वो हारेगा, तो हम छोटे न्यूक्स इस्तेमाल कर सकते हैं टैंक्स और इन्फेंट्रीज के ऊपर। भारत के पास ऑफिशियली ऐसे टेक्टिकल न्यूक्स नहीं है। वो स्ट्रैटेजिक सिटी बर्स्टिंग या मिलिट्री बेसिस पर गिराने वाले वॉरहेड्स रखता है, जैसे एयरक्राफ्ट यानी कि हमारे मिराज 2000, मे बी रफाइल, और उसके बाद मिसाइल जैसे कि पृथ्वी और अग्नि हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, और इसके बाद सबमरीन लॉन्च्ड K-15 मिसाइल से भी लॉन्च करा जा सकता है। दोस्तों 1974 से लेकर अब तक जब पोखरान टेस्ट हुआ था, दोनों मुल्क अपने आर्सेनल बढ़ाते आए हैं। अब दोनों के पास ही न्यूक्स हैं। डिलीवरी का ट्रायड भी मौजूद है, यानी कि हवा से, समंदर से, लैंड से, जहां से भी चाहे वहां से लॉन्च कर सकते हैं। तो जंग की स्थिति में यह सबसे बड़ा खतरा होगा जिससे दुनिया कांपती है कि कहीं यह लड़ाई एक न्यूक्लियर वॉर में ना तब्दील हो जाए। हालांकि ज्यादा चांस है कि दोनों देशों की सरकारें इसको अवॉइड करना चाहेंगी, पर जब गोली चलती है और जमीन खिसकने लगती है तो कोई भी रेड लाइन पार कर सकता है, स्पेसिफिकली एक गैर जिम्मेदार पाकिस्तान जैसा देश। दोस्तों देखिए, पाकिस्तान ने जो पहलगाम के ऊपर अटैक करा, दैट वाज सिमिलर टू व्हाट हमास डिड टू इजराइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि आज के डेट के ऊपर अगर हमास या अफगानिस्तान जैसे देश के पास जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, उनके पास अगर न्यूक होता तो क्या दुनिया भर के देश ये एक्सेप्ट करते? वही हाल आज के पाकिस्तान का है। उन्हें पता है 25 to 30 ईयर्स डाउन द लाइन उनका जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है दैट इज फेलिंग। पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स हैं वो इंडियन जनता को वू करने के लिए अपने फोरफादर्स को बोलते हैं। आज के टाइम के ऊपर, स्पेशली सोशल मीडिया के युग के ऊपर, उनके यूट्यूबर्स जो हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। अब ऐसे में वहां पे नेशन का ही क्राइसिस होगा, क्योंकि उनके नेशन की बुनियाद कहां से थी? हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज। मुस्लिम एंड हिंदूज कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो उसमें आज के टाइम की पाकिस्तान मिलिट्री डेस्परेट हो चुकी है कुछ भी करने के लिए। दूसरा, उनके पास कश्मीर का मुद्दा था। कश्मीरी आज के टाइम के ऊपर पाकिस्तानियों को पसंद ही नहीं कर रहा है, तो दे आर वेरी मच डेस्परेट टू डू एनीथिंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सारे वर्ल्ड को करनी चाहिए, और इंडिया शुड प्रेस फॉर इट, कि पाकिस्तान जैसी स्टेट का जो न्यूक्लियर वेपन है उसे न्यूक्लियर वेपन लेस स्टेट बनाओ। और जब ये न्यूक्लियर प्रोसीडिंग्स होंगी तो इंडिया शुड बी द लीडिंग मेंबर जो उस टीम में होगा, जो चेक करने जाएगा कि वहां पे कोई भी न्यूक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अगर कल को न्यूक्लियर अटैक होता है तो विल द नेशंस जो आज पाकिस्तान की सपोर्ट में है कि इट शुड बी अ न्यूक्लियर मेंबर स्टेट, क्या वो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? द आंसर इज नो। तो आज भारत को प्रेस करना चाहिए और सारे वर्ल्ड को यह आवाज उठानी चाहिए कि पाकिस्तान जैसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो 1971 की जंग का सबक लेते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पाकिस्तान में फुल स्केल वॉर हुआ है, भारत ने फतेह हासिल की है। खासकर 1971 में तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान हमेशा के लिए अलग देश यानी बांग्लादेश बना दिया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डालकर सरेंडर किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और दोस्तों भारत ने 13 दिन में ही जीत हासिल कर ली थी ईस्टर्न फ्रंट पर, और वेस्टर्न पाकिस्तान में भी लाहौर सिंध बॉर्डर पे काफी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी। बाद में शिमला अग्रीमेंट के तहत वो वापस करी गई गुडविल दिखाने के लिए। लेकिन अब आप कह रहे हो कि शिमला अग्रीमेंट विल बी सस्पेंडेड, थैंक यू सो मच। 1965 की वॉर में भी भारत ने पाकिस्तान के हमले रोके और लाहौर तक हमारे टैंक पहुंच गए थे। हालांकि अंजाम स्टेलमेट जैसा हुआ। कारगिल 1999 एक लिमिटेड वॉर था। भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाकर पीओके से घुस आए पाक फौजियों को निकाला।
तो अब दोस्तों इन तीनों का अगर एनालाइजेशन करें तो पाकिस्तान का वॉर रिकॉर्ड खुद उनके लिए कुछ खास इंकरेजिंग नहीं रहा। ये उनको मालूम है, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, जैसे कि आतंकवादियों के हमले, एलओसी पर स्नाइपर फायर, इन्फिल्ट्रेशन। डायरेक्ट जंग में उसे मालूम है कि भारत से जीतना मुश्किल है, खासकर अब जब भारत की इकोनॉमी और डिफेंस दोनों का स्केल पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। पर दोस्तों जंग का नेचर ही ऐसा होता है कि छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। हेंस भारत को हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डेस्परेट स्टेट, इररिस्पॉन्सिबल स्टेट कभी भी न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये समझने के बाद कि कौन किसको आउटनंबर करता है, तो सवाल आता है कि जब पाकिस्तान जमीन, आसमान, समंदर तीनों में दबाव बढ़ने लगेगा तो वो कौन से ट्रंप कार्ड खेल सकता है। तो दो चीजें दिमाग में आती हैं, टेक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल या गोरिल्ला या असिमेट्रिक वॉरफेयर को और तेज कर देना। सबसे पहले भारत को कॉशियस रहना होगा टेक्टिकल न्यूक्लियर अटैक के खतरे से। जैसे मैंने ऊपर मेंशन करा, पाकिस्तान ने खास तौर से छोटे रेंज वाले न्यूक्लियर मिसाइल्स इसीलिए बनाए हैं ताकि इंडियन आर्मी उनके अंदर तक घुस आए तो वो उन पर न्यूक्लियर हथियार चला के रोक सके। उनकी पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस यही कहती है कि छोटे बॉम्ब भी चलाने पड़े तो चले, पर भारत को जीतने नहीं देंगे। तो मान लीजिए जंग में राजस्थान पंजाब बॉर्डर से इंडियन टैंक ब्रिगेड लाहौर की तरफ बढ़ने लगे या सिंध से आर्मी कराची की तरफ जाए, तो पाकिस्तान वार्निंग शॉट्स के तौर पर बॉर्डर के पास 1-2 टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट कर सकता है। वो कोशिश करेंगे कि खाली जगह पर या अपनी ही टेरिटरी में इंडियन फोर्सेस पर न्यूक्स गिराएं ताकि एस्केलेशन की गुंजाइश हो, पर पूरी तरह सिटी वाइप आउट जैसा सिनेरियो ना बन जाए। बट न्यूक्लियर इज न्यूक्लियर। एक बार उस लक्ष्मण रेखा को पार किया तो फिर भारत भी मैसिव रिटेलिएशन वाले स्टैंड पर आ सकता है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यही कहती है कि अगर हम पर न्यूक यूज हुआ तो हम पूरी ताकत से बड़ा न्यूक्लियर काउंटर अटैक करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का एक दाव उसके लिए बहुत ही खतरनाक खेल होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और इससे नहीं खेलेगा। उसके आर्मी के स्ट्रेटेजिक कमांड के लोग जैसे कि जनरल किदवई खुलेआम कहते हैं कि हम न्यूक्स अर्ली यूज करने को रेडी हैं अगर एग्जिस्टेंस पे हमारे सवाल उठेगा। टेक्टिकल न्यूक्स यूज होने का सीधा मतलब है कि लड़ाई न्यूक्लियर एक्सचेंज की तरफ जा सकती है। दुनिया भर का प्रेशर इस पॉइंट से पहले ही बहुत इंटेंस हो जाएगा। शायद यूएस और चाइना दोनों इंटरवीन करके रोकना चाहेंगे। अगर नहीं रुकी लड़ाई तो फिर जो तबाही होगी उसे शब्द में बयान करना मुश्किल है। दिल्ली, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद सब खतरे में आ सकते हैं। ये सिनेरियो हर कोई अवॉइड करेगा। पर हमको यह समझना है कि पाकिस्तान की लास्ट रिजॉर्ट स्ट्रेटजी न्यूक्स ही है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर वो लंबे समय तक नहीं झेल सकता। जैसे ही उसे लगेगा कि भारत जीत की ओर बढ़ रहा है वो ये पत्ते यूज करने की जरूर सोचेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा, पाकिस्तान का एक और युद्ध कायदा हमेशा से रहा है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, बुज़दिलों की कहानी। यानी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचकर प्रॉक्सी मिलिटेंट्स, जिहादिस्ट ग्रुप्स के थ्रू इंडिया को अंदर से जख्मी करना। देखिए युद्ध के दौरान भी वो अपनी रणनीति अपना सकता है। जब रेगुलर आर्मी बॉर्डर पर बिजी होगी, पाकिस्तान बैक्ड स्लीपर सेल्स या तंजीम इंडिया के शहरों में बॉम्ब धमाके कर सकते हैं, कम्युनल रॉयट्स बढ़ा सकते हैं। हमें इसके लिए भी रेडी रहना होगा। इंडियन आर्मी के पीछे लॉजिस्टिक रूट्स पे आईडी ब्लास्ट, रेलवे ट्रैक्स उड़ाना, साइबर अटैक्स, ये सब असिमेट्रिक टैक्टिक्स वो यूज कर सकता है। आईएसआई, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी का ये खेल पुराना है। 2025 के पहलगाम हमले ने भी ये दिखाया कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को अभी भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब इसका कारण पता है क्या है? किसी को आज कश्मीर में पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। आज तक पाकिस्तान की आर्मी जिस बेसिस के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर पा रही थी, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, वो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने मिटा दिया है। पाकिस्तान की जनता खुद नहीं चाहती है ये। वो हिंदूज के बारे में, वो इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। दूसरी चीज इसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी सस्टेन करती थी वो था कश्मीर का मुद्दा। स्पेशली 370 हटने के बाद देयर हैज बीन अ ह्यूज डेवलपमेंट। किसी को आज पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। ऐसे में पाकिस्तानी मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी लूज हो रही थी, तो इस वजह से भी उन्होंने पहलगाम अटैक वाली घिनौनी हरकत करवाई। तो देखिए जंग के माहौल में वो शायद और भी बड़े टेरर अटैक्स करवाए। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में उसकी ये कोशिश होगी ताकि भारत की सिविल सोसाइटी में डर हो और अफरा तफरी फैले। भारत को इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। इससे भारत को अंदरूनी तौर पर डिस्टर्ब करके वो मिलिट्री फ्रंट पर फायदा उठाएगा। आप हिस्टोरिकल पैटर्न देखिए, 2001 पार्लियामेंट अटैक तब हुआ जब इंडो पाक स्टैंड ऑफ चल रहा था। 1999 कारगिल के बाद 2001-2 में भी अक्सर अटैक्स हुए, जैसे कि कालूचक का मसैकर। तो पाकिस्तान दोस्तों ये चाहता है कि भारत की होम फ्रंट पर चिंता बढ़ जाए, इकोनॉमी अफेक्ट हो, लोग वॉर सपोर्ट ना करें। अब बेशक भारत अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को काफी टाइट रखेगा, लेकिन हमारी भी एज अ सिटीजन तब जिम्मेवारी बनेगी कि अगर हमें कोई भी ऑड पैटर्न दिखता है तो हम तुरंत के तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस को रिपोर्ट करें। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के पास कुछ इरेगुलर फोर्सेस भी हैं, जैसे कि बॉर्डर एक्शन टीम्स बैट, जो एसएसजी कमांडोज और मिलिटेंट्स का मिक्स होते हैं। अब ये एलओसी पर इंडियन पेट्रोल्स पर छापेमार हमले करते रहेंगे।
जंग के दौरान ये ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। कश्मीर वैली के अंदर भी वो अपने सपोर्टर्स को उकसाएंगे कि इंडियन फोर्सेस पर पीछे से वार करें। अब पॉसिबली वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। एक और एंगल है दोस्तों, साइबर वॉरफेयर और डिसइंफॉर्मेशन का। देखिए, पाकिस्तान और उसके सपोर्टर सोशल मीडिया और हैकिंग से भारत की कम्युनिकेशन, बैंकिंग को निशाना बना सकते हैं, पावर ग्रिड्स को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। ये सब 21वीं सदी की जंग का हिस्सा है। पर दोस्तों, भारत काफी हद तक इन चीजों से निपटने के लिए रेडी है। एंड ऑन द सिटीजन लेवल ऑल्सो वी शुड ऑल्सो बी रेडी टू फेस दिस। दोस्तों, ये काल्पनिक मंजर हमारे सामने एक तबाही का चित्र खींचता है, जिसमें दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध न सिर्फ दो देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। पर यहां एक बात स्पष्ट है, चाहे जमीन, चाहे आसमान या समुद्र, भारत की सेना, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी रणनीतिक तैयारी पाकिस्तान से हर मैदान में आगे है। मैन पावर से लेकर टैंक्स, फाइटर जेट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ब्रह्मोस से लेकर S-400 तक भारत का डिफेंस आर्सेनल ना सिर्फ संख्या में बल्कि क्वालिटी में भी पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। पाकिस्तान शायद अपने टेक्निकल न्यूक्स या आतंकी रणनीति के सहारे भारत को धमकाने की कोशिश करे, पर उसकी यह चाल उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसकी मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी किसी भी न्यूक्लियर हमले का जवाब तबाही से देगी। आज भारत एक ताकतवर देश है जिसकी अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय समर्थन और स्वदेशी टेक्नोलॉजी उसे मजबूत करती है। वहीं पाकिस्तान के पास एक झूठा जुनून जरूर हो सकता है, लेकिन उनकी खुद की जनता इस टाइम के ऊपर मिलिट्री से परेशान है। उनकी खुद का देश इस वक्त के ऊपर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। उनका खुद का देश अभी IMF के लोन्स के अंडर है। उनका खुद का देश अभी चाइना के डेट के अंदर है। तो दोस्तों अगर 2025 में युद्ध हुआ तो भारत ना सिर्फ जीतेगा बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि वो अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। सो दैट वाज एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू टुडेस वीडियो। अब आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।